चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में और हमने इसकी डेफिनेशन के बारे में समझा था और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमने देखा था। साथ ही हमने इसके टाइप्स के बारे में भी चर्चा की थी कि इसके कई सारे टाइप्स के बारे में बतलाया गया है, जिसमें कि जो मेन टाइप्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के बारे में। ऑब्जर्वेशनल मेथड ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये इसका नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक टाइप है। आज की इस वीडियो में हम ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के बारे में हम डिटेल में हम चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, इसका मतलब होता है प्रेक्षणात्मक अध्ययन या फिर प्रेक्षणात्मक विधि, या इसको मेथड कह सकते हैं हम, या फिर प्रेक्षणात्मक हम रिसर्च भी कह सकते हैं, इसको ऑब्जर्वेशनल रिसर्च भी कह सकते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि यह एक अप्रयोगात्मक विधि है। जैसा कि हमने देखा कि रिसर्च को किस तरह से किया जाता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टाइप्स के बारे में हम यहाँ पे वन बाय वन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ भी एक तरह की अप्रयोगात्मक विधि है और इस विधि में प्रयोगकर्ता प्रयोज्य घटनाओं या स्थान का प्रेक्षण करता है। मीन्स इस मेथड में क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो सब्जेक्ट को या फिर जिस भी जो रिसर्च का जो भी कोई जगह है या फिर रिसर्च की कोई घटना है या फिर कोई किसी व्यक्ति पर अगर रिसर्च कर रहे हैं तो मीन्स उस व्यक्ति को, उस स्थिति को या फिर उस घटना का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रिसर्चर के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही हर छोटी से छोटी घटना को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसका विश्लेषण किया जाता है। फिर लास्ट में हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। यहाँ क्या होता है कि प्रयोगकर्ता जो होता है वो व्यक्ति के अगर व्यवहारों का अध्ययन करना है या फिर किसी घटना का अध्ययन करना है तो जो रिसर्चर होता है वो वहाँ पे सिर्फ वो ऑब्जर्वेशन करेगा, वो सिर्फ देखेगा, चीज़ों को समझेगा, मेन जो चीज़ें होंगी उसके रिसर्च से रिलेटेड जो पॉइंट्स होंगे उसको वो नोट डाउन करेगा, रिकॉर्ड भी कर सकता है। उसके बाद जब उसका ऑब्जर्वेशन का ये काम जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसने जो भी रिकॉर्डिंग किए होंगे या जिन भी नोट्स को उसने बनाया होगा उन सबको एनालाइज करता है और इसके लिए वो स्टैटिस्टिकल मेथड का भी यूज़ करता है और इसके बाद फिर वो अपने कंक्लूजन को देता है कि इस रिसर्च के बाद वो किस तरह के रिजल्ट पर पहुंचता है। यहाँ पे इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हुए, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं वन बाय वन। यहाँ प्रेक्षण किए जाने वाले व्यक्तियों का अध्ययन विशिष्ट परिस्थिति में किया जाता है। मीन्स यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जिस भी व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन करना हो, जिस भी वस्तु का, जिस भी घटना का ऑब्जर्वेशन करना हो, वहाँ पे क्या होता है कि ये जो परिस्थिति होती है एक विशिष्ट परिस्थिति होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है विशिष्ट परिस्थिति मीन्स क्या, किस तरह की विशिष्ट परिस्थिति होती है, किस तरह का एक स्पेशल कंडीशन होता है। तो यहाँ पे एक स्वाभाविक परिस्थिति यहाँ पे होती है। मीन्स जो भी किसी प्रयोज्य के बारे में अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो जो सब्जेक्ट होता है वो अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना जहाँ पे स्पेंड करता है, मीन्स क्योंकि वहीं पे वो जहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा वहाँ पे उसका कुछ टेम्पररी बिहेवियर वहाँ पे दिखेगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति हमेशा 24 घंटे टेम्पररी बिहेवियर में नहीं हो सकता, वो अपना जो उसका जो मेन उसका जो ट्रेट होता है उसको वो ज़रूर ही शो करता है। इसलिए यहाँ पे घटना का अध्ययन या फिर व्यक्ति का अध्ययन या फिर वस्तु का अध्ययन या फिर पशुओं का अध्ययन एक स्वाभाविक परिस्थिति में, नेचुरल कंडीशन में किया जाता है और जहाँ पे कि जो प्रयोज्य होता है वो सबसे ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करता हो। यहाँ पे व्यक्ति और पशुओं का भी अध्ययन किया जाता है। ऑब्जर्वेशन मेथड का ये एक बेनिफिट है कि इसके माध्यम से हम पशुओं के भी बिहेवियर को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे डिस्कवरी चैनल में हम देखते हैं कि वहाँ पे
वहाँ पे इसी तरह की स्टडी की जाती है, वहाँ पे इसी तरह की रिकॉर्डिंग की जाती है। वो किस तरह से जानवर अपने आप को मतलब जंगल में सरवाइव करते हैं, मीन्स किस तरह का व्यवहार करते हैं, उनका आपस में किस तरह का रिलेशनशिप होता है। सो इन चीज़ों का अध्ययन वहाँ पे किया जाता है। सो ऑब्जर्वेशन मेथड का ये एक बहुत बड़ा ये गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पे मानव के साथ साथ पशुओं के व्यवहारों का भी अध्ययन किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि प्रेक्षण विधि में प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन निम्न स्टेप्स में किया जाता है। मीन्स यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जिसमें कि प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ये 4 स्टेप्स के बारे में बतलाया गया है। पहला स्टेप है सिलेक्शन मीन्स चयन, सेकंड है उत्तेजन, थर्ड है अभिलेखन और फोर्थ है कूट संकेतन। सो यहाँ पे क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी ऑब्जर्वेशन मेथड के स्टेप्स के बारे में पूछा जा चुका है। सो ये बिल्कुल VVI पॉइंट है आपके लिए, इसको आप नोट कर लें कि इसमें ऑब्जर्वेशन मेथड में कितने स्टेप में होता है। तो ये 4 स्टेप में होता है। ये यहाँ पे ये प्रॉपर स्टेप वाइज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो चयन का स्टेप होता है, सिलेक्शन का स्टेप होता है। और सिलेक्शन से क्या मतलब होता है, मीन्स यहाँ पे सिलेक्शन का मतलब होता है कि प्राणी किसी खास प्राणी के किसी खास व्यवहार का अध्ययन वहाँ पे किया जाएगा। अगर देखा जाता है कि कोई भी एम्प्लॉय है, अगर वो प्रेशर में किस तरह का अपना रिजल्ट देता है, किस तरह का काम करता है, तो मीन्स यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है कि किस बिहेवियर का अध्ययन हमें करना है। सो उसके अकॉर्डिंग फिर उसके बाकी बिहेवियर पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन जो हमारे रिसर्च पॉइंट से रिलेटेड है उस तरह के बिहेवियर पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाता है और उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है। यहाँ पे फिर सेकेंड स्टेप आता है उत्तेजन का मीन्स स्टिमुलेशन का। इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो प्रयोगकर्ता होता है वो अपने सब्जेक्ट के जिसके की व्यवहारों का अध्ययन उसके द्वारा किया जा रहा है, उसके बिहेवियर में कुछ चीज़ों को देखने के लिए ऑब्जर्वर कुछ स्टिमुलस भी दे सकता है। वो खुद भी सामने आ सकता है या फिर उसके सामने सब्जेक्ट के सामने कोई ऐसी परिस्थिति भी वो उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ऐसा मीन्स इस तरह से परिस्थितियाँ उत्पन्न करके फिर उसके व्यवहारों का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। फिर उसके बिहेवियर को वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है कि इस तरह की सिचुएशन में क्या इफ़ेक्ट पड़ा है एम्प्लॉयर के बिहेवियर में या फिर किसी भी सब्जेक्ट के बिहेवियर में। इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो है अभिलेखन का मीन्स रिकॉर्डिंग का। इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा जो भी बिहेवियर दिखाए जाते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और लास्ट जो ऑप्शन आता है वो कूट संकेतन का मतलब कोडिंग का। जब ऑब्जर्वर चीज़ों को ऑब्जर्व कर चुका होता है, अब उसे रिज़ल्ट को अपने जो उसके पास जो डेटा है उसको एनालिसिस करना होता है और इसके लिए फिर वो कोडिंग का सहारा लेता है। वो ग्राफ्स के रूप में या फिर अलग अलग टेबल्स के रूप में अपने डेटा को वो प्रेजेंट कर सकता है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करके वो कंक्लूज़न तक भी पहुंच सकता है। तो ये 4 स्टेप दिए हुए, ये आपको ध्यान में रखना है, सिलेक्शन, स्टिमुलेशन, रिकॉर्डिंग एंड कोडिंग। इस तरह के क्वेश्चंस भी नेट के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड के कितने प्रकार बतलाए गए हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने इसके अलग अलग तरह के टाइप्स बतलाए हैं। कुछ लोगों ने, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके 3 टाइप्स बतलाए हैं, सहभागी, असहभागी और अर्ध सहभागी। इसी तरह से कुछ और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसके कुछ अलग टाइप्स बतलाए गए हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसके सिर्फ 2 ही पार्ट बतलाए गए हैं, 2 ही टाइप बतलाए गए हैं, सहभागी और असहभागी। सो यहाँ पे अलग अलग बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंसेस हो सकता है। यहाँ पे मैंने 2 टाइप्स को इंक्लूड किया है, काफ़ी रिसर्च करके, अलग अलग बुक्स से देख करके, गूगल सर्च भी करके यहाँ पे मैंने 2 टाइप्स को इंक्लूड किया हुआ है। इसमें आपके ऑलमोस्ट सारे टाइप्स जो बतलाए गए हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। फिर भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इन टाइप्स के अलावा भी आपको कुछ टाइप्स और भी कुछ अलग बुक्स में आपको देखने को, इनके साथ कुछ और भी टाइप्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो आप अपनी स्टडी को प्रॉपर आप बिल्कुल अच्छे से करें और बिल्कुल विस्तृत स्टडी आप करें।
सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशनल मेथड को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है नियंत्रित वर्सेस अनियंत्रित प्रेक्षण, कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। और जो सेकेंड टाइप है वो है सहभागी वर्सेस असहभागी प्रेक्षण, पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसको हम 1 बाय 1 समझ लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की, और इसमें हम देखते हैं कि नियंत्रित प्रेक्षण में क्या होता है कि नियंत्रित प्रेक्षण में प्रयोगकर्ता मीन्स रिसर्चर एक निश्चित एवं स्पष्ट नियम के साथ प्रेक्षण करता है, और यह स्थिति कभी कभी यदा कदा बहुत ही रेयर, कभी कभी स्वाभाविक भी हो सकती है, लेकिन यह काफ़ी नियंत्रित होता है जिससे रिसर्च पर ईवी का प्रभाव ना पड़े। यहाँ भी क्या होता है कि नियंत्रित प्रेक्षण में क्या होता है कि प्रयोगकर्ता जो होता है, रिसर्चर जो होता है, वो एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में, एक निश्चित परिस्थिति में सब्जेक्ट्स के बिहेवियर का अध्ययन करता है, उनके बिहेवियर को वो मापता है। जैसे वो एक लैब, वो भीड़ का अध्ययन अगर करना चाहता है तो वो क्या करेगा कि लैब में या फिर अपने रिसर्च करने वाले जगह पर, टेक्निकली उसको लैब ही कहेंगे, सो लैब में वो भीड़ जैसी परिस्थिति को उत्पन्न करता है। उसके बाद वो लोगों के बिहेवियर को देख सकता है कि इतनी भीड़ भाड़ वाली परिस्थिति में लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन किस तरह से चेंज होते हैं, उनमें कितना टेंशन आता है, कितना तनाव आता है, और क्या चीज़ें, क्या क्या चेंजेस उनके बिहेवियर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नियंत्रित परिस्थिति में जब ऑब्जर्वेशन किया जाता है तो क्या होता है कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें पता होता है कि वो किसी प्रयोग के लिए वो आए हुए हैं। हाँ, एग्जैक्ट उनको नहीं बताया जाता कि क्या चीज़ किस चीज़ का अध्ययन करना है। उससे क्या होता है कि वहाँ पे नेचुरल जो एक्सप्रेशन होता है वो छुप सकता है। तो मीन्स प्रयोज्यों को ये तो पता होता है कि उन पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाने वाला है, कोई रिसर्च उन पर किया जा रहा है, लेकिन उन्हें पूरी जानकारी इसकी नहीं होती है। और साथ ही इसमें क्या होता है कि इसमें एक निश्चित और स्पष्ट नियम के साथ ऑब्जर्वेशन किया जाता है। मीन्स यहाँ पे भी ऑब्जर्वर स्टेप बाय स्टेप चलता है। वो पहले लैब तैयार करेगा, उसके बाद वो सब्जेक्ट्स को बुलाएगा, सब्जेक्ट्स को बुलाने के बाद फिर वो सभी के साथ वो रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट बनाने का मतलब है कि वो कुछ इधर उधर की बातें करके या फिर वो सब्जेक्ट के साथ में कुछ अच्छी बातें करके, जैसे उनका हाल चाल पूछ के उनको नॉर्मल करने की कोशिश करेगा कि यहाँ पे जो भी होगा उससे घबराने की कोई बात नहीं है, ताकि उनका जो नेचुरल जो बिहेवियर है वो सबके सामने आ सके, वो रिसर्च में आ सके। सो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चलेगा ऑब्जर्वर। उसके बाद रिपोर्ट बनाने के बाद फिर वो वहाँ पे 2 या 3 ग्रुप जो भी है वो उस तरह से बनाएगा, फिर वो उन पे स्टडी करेगा या फिर वो उन सब पे एक साथ स्टडी करेगा। मीन्स यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्वर काम करेगा। और यहाँ पे क्योंकि सिचुएशन को कंट्रोल इसलिए किया जाता है ताकि एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल का यहाँ पे प्रभाव ना पड़े। जिस चीज़ को देखना है, जिस चीज़ को मापना है, सिर्फ उसकी ही स्टडी यहाँ पे प्रॉपर की जा सके। कोई भी बाहरी तत्व या फिर ईवी का मतलब एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल, उसका प्रभाव उस रिसर्च पे ना पड़े। सो यहाँ पे क्योंकि क्रमबद्ध प्रेक्षण किया जाता है, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन किया जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि इस मेथड को, इस विधि को क्रमबद्ध प्रेक्षणात्मक विधि भी कहा जाता है। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशनल मेथड भी इसको कहा जाता है। सो ये ध्यान में रखना है आपको। आगे हम देखते हैं अनियंत्रित प्रेक्षण। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन होता है वो स्वाभाविक परिस्थिति में किया जाता है। जैसे भीड़ भाड़ का अध्ययन करना है तो ऑब्जर्वर क्या करेगा कि प्रॉपर वो रेलवे स्टेशन पे चला जाएगा या फिर कहीं पे अगर किसी तरह का कोई प्रोग्राम हो रहा होगा, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा होगा, तो वो वहाँ पे जाकर स्टडी करेगा, या फिर इस तरह की भीड़ भाड़ वाली जगहों पर वो चला जाएगा, या फिर जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ जुटती है, जो सबसे बिजी रोड होता है, वहाँ पे भी जाके वो स्टडी कर सकता है। सो यहाँ पे क्योंकि जो परिस्थिति होती है, जो सिचुएशन होता है वो बिल्कुल ही नॉर्मल वो बिल्कुल ही नेचुरल होता है, बिल्कुल स्वाभाविक होता है। सो इसी परिस्थिति में ऑब्जर्वर के द्वारा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया जाता है।
और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बिल्कुल जो रिज़ल्ट होता है वो उसकी वैलिडिटी ज़्यादा होती है, उसकी हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल वैलिडिटी इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे किसी ऑब्जर्वर प्रॉपर व्यवहारों का प्रेक्षण करता है। और यहाँ पे कई बार जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें पता भी नहीं चल पा रहा होता कि उनका और कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे स्टडी करी जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि क्योंकि नेचुरल सिचुएशन, नेचुरल कंडीशन में तो यहाँ पे स्टडी हो जाती है, बट यहाँ पे कुछ बाहरी तत्वों का भी प्रभाव हो सकता है, कुछ ईवी का भी इफेक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। सो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि दोनों ही मेथड के, चाहे हम कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन करें या फिर अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन करें, दोनों के अपने मेरिट भी हैं और अपने डिमेरिट भी हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखते हैं पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ पे हम देखते हैं सहभागी वर्सेस असहभागी प्रेक्षण। सहभागी प्रेक्षण में प्रेक्षक उस परिस्थिति का सक्रिय भागीदार बन जाता है जिसका प्रेक्षण किया जा रहा है। यहाँ प्रेक्षक अपना परिचय सदस्यों से छुपा कर रखता है जिससे समूह का पैटर्न नहीं बदले। और यहाँ पे प्रेक्षण बिल्कुल स्वाभाविक परिस्थिति में किया जाता है, इससे प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय होता है। यहाँ पे क्या होता है कि दो तरह के यहाँ पे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में बतलाया गया है। और इसमें क्या होता है कि जिस भी ग्रुप का या फिर जिस भी व्यक्ति का की स्टडी करनी है, उसके बिहेवियर के बारे में समझना है, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति की स्टडी करनी है तो वहाँ पे ऑब्जर्वर उस व्यक्ति से फ्रेंडशिप कर सकता है, उसको बिना बताए कि वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसको बिना बताए उसको फ्रेंडशिप कर सकता है, या फिर वो प्रॉपर उस ग्रुप में भी शामिल हो सकता है कुछ दिनों के लिए। लेकिन वहाँ पे वो अपनी पहचान को छुपा कर रखता है, वहाँ पे वो कभी भी नहीं बतलाता कि उसका यहाँ पर आने का, उसका जो मकसद होता है, उसका जो गोल है वो क्या है। वो बिल्कुल ग्रुप में ज्वाइन करके वो ग्रुप की तरह ही वो बिहेवियर करता है और इसी तरह से वो स्टडी अपनी कंप्लीट करता है। और यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर वो खुद भी, ऑब्जर्वर खुद भी जुड़ जाता है उस ग्रुप से, इसलिए यहाँ पे जो स्टडी के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो काफ़ी रिलायबल माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पे इस मेथड की एक कमी ये भी है कि यहाँ पे क्योंकि जब ऑब्जर्वर ग्रुप के साथ में जुड़ जाता है तो हो सकता है कि वो किसी चीज़ पर वो बायस्ड हो सकता है, या फिर वो ग्रुप के किसी सदस्य के प्रति वो बायस्ड हो सकता है, या फिर किसी व्यक्ति के प्रति वो ज़्यादा पॉजिटिव या ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। सो इन सब चीज़ों का भी प्रभाव उसके रिज़ल्ट में, उसके स्टडी में देखा जा सकता है। लेकिन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी एक अच्छा मेथड इसका माना जाता है। इसी तरह से आगे हम देखते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें यह संरचित होता है, यह काफ़ी स्ट्रक्चरल होता है और प्रेक्षक पहले से ही पूर्व योजना बनाता है कि उसे किस तरह से प्रेक्षण करना है, उसे क्या क्या, किस तरह के बिहेवियर को स्टडी करनी है। और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होता है, जस्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का अपोजिट, यहाँ पे वो कभी भी ग्रुप का सदस्य नहीं बनता, ग्रुप का मेंबर नहीं बनता है। वो दूर से ही वो उस ग्रुप की स्टडी करता है, या फिर दूर से ही वो छुप कर के वो उस व्यक्ति की स्टडी करता है जिस पर कि वो रिसर्च करना चाहता है। और यहाँ पे वो किसी तरह से ग्रुप में वो भाग नहीं लेता है, इसलिए इसको असहभागी ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण कहा जाता है। यहाँ पे गुडेनहार्ट ने बतलाया है कि कोई भी प्रेक्षक जो होता है वो किसी ना किसी ढंग से प्रेक्षण करने वाले समूह का सदस्य अवश्य बनता है, थोड़े समय के लिए ही सही, पर वह समूह की गतिविधियों का हिस्सा बनता ही है। अतः प्रेक्षण को पूरी तरह से असहभागी नहीं कहा जा सकता, इसलिए इसे अर्ध सहभागी भी कहा गया है, क्वासी नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी कहा गया है। सो यहाँ पे गुडेनहार्ट क्या बतलाते हैं कि उनका मानना है कि कोई भी जो ऑब्जर्वर होता है बिल्कुल छुप करके, पूरी तरह से दूर रह करके ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता। किसी ना किसी रूप में, थोड़ी देर के लिए ही सही, एक दिन के लिए ही सही, एक घंटे के लिए ही सही, वो किसी ना किसी रूप में उस ग्रुप
को ज़रूर ही ज्वाइन करता है और इसलिए इसको कम्प्लीटली नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन नहीं कहा जा सकता। इसलिए गुडेनहार्ट ने इसे क्वासी नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहा है। मीन्स अर्ध सहभागी प्रेक्षण विधि भी कहा गया। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। सो इसके साथ हमारा ये पॉइंट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरे वीडियोस के साथ साथ आप प्रॉपर बुक को भी स्टडी किया करें, क्योंकि बुक की सभी चीज़ों को अपनी वीडियो में ऐड कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो अपनी वीडियो में मैं उन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड करती हूँ जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बुक को भी आप ज़रूर ही रीड करें, आप थोड़ा सा गूगल सर्च भी करें, तभी आप इस एग्ज़ाम को और NTA NET JRF को आप क्रैक कर पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।